जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम टू योर एस्ट्रो स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास रंजन और आज की जो क्लास होने वाली है वह हम लोग क्या देख रहे हैं, जियोग्राफी का क्लास हो रहा है। फिलहाल आप लोग को बता दें कि हम लोग का जो क्लास प्रीवियस क्लास जो हो रही थी वह क्लास आप लोग को मालूम होगा कि क्लास हम लोग 12 बजे ले रहे थे ना। क्लास हम लोग 12 बजे PM में चल रहा था, लेकिन आप लोग के लिए रिसर्च में कुछ हम जुड़े हुए हैं, आप लोग के लिए और कुछ बेहतर करने में लगे हुए हैं, इसलिए क्लास को अब उस क्लास का टाइमिंग को चेंज करके अब जो क्लास होगा वह क्लास होगा 8:30 बजे। कई बच्चों को भी शिकायत था कि सर इतना 12 बजे है ना, हम लोग स्कूल में रहते हैं, 12 बजे स्कूल में रहते हैं, आपका लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए क्लास को हमने यह डिसाइड कर लिया है। मैंने टीम मेंबर से बात किया और जो मैम लोग का क्लास होता था उससे भी बहुत सारा रिक्वेस्ट किए बच्चों के लिए मैम बहुत ज़्यादा उन लोग है कि नहीं कर पाता है लाइव में, मैम उन लोगों के लिए समय दिया जाए। टीम मेंबर से बात किए, तब किसी तरह समय निकाल करके जो टाइमिंग अब हुआ है, अब हुआ है 8:30 बजे, है ना। तो 8:30 बजे अब एवरीडे चला करेगी। तो आप लोग को क्या करना है कि रेडी हो जाना है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाना है, और स्कूल जाने के लिए रेडी हो करके 8:30 बजे बैठ जाना है। 8:30 बजे आप पढ़ करके इसके बाद 9:30 बजे आप स्कूल आराम से जा सकते हैं, इजिली जा सकते हैं, समझे। या आप जो बस वगैरह से ट्रेवल करके जाते हैं वो भी आप सुन सकते हैं, समझे। बाकी आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, अगर जिसको देखना होगा वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकता है ना। तो ये जो है टाइमिंग उन बच्चों के लिए टाइमिंग चेंज करके अब कितना बजे रख दिए हैं, 8:30 बजे। 8:30 बजे PM नहीं, क्या होगा, AM। AM, है ना। वो 12 बजे PM में चल रहा था, अभी 8:30 बजे AM में चला करेगी, है ना। तो आज जो लेक्चर होने वाला है वह लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, अध्याय 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यानी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, यानी जो नेशनल इकोनॉमी है, उसका जीवन रेखा क्या है, लाइफ लाइन, उसका लाइफ लाइन क्या है, वह किस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम बात करते आ रहे हैं पिछली क्लास में। जिससे में हमने देखिए फर्स्ट क्लास में हम देखे थे कि परिवहन क्या होता है, परिवहन के साधन पढ़े थे, और परिवहन के साधन में भी हम किसको देखते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब इसमें क्या हो रहा था कि हम लोग बारी बारी से सब चीज को पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग सड़क परिवहन को सबसे पहले पढ़ा था, इसके बाद रेल परिवहन को पढ़े, इसके बाद पाइपलाइन को पढ़े। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जल परिवहन को पढ़े, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज है, वायु परिवहन। यानी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बाद आपको लास्ट दिखेगा, इसके बाद हम थोड़े बड़ा और भी कुछ जानकारी एक्वायर करेंगे, इसके बाद दिन आफ्टर ये क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, समझे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे वायु परिवहन, है ना, वायु परिवहन को पढ़ेंगे। और ये NCERT का ही है, NCERT में बताया गया है, ये देख सकते हैं आप। NCERT बुक यदि आपके पास होगा तो आपको पता चल रहा होगा, है ना। तो ये क्या चीज़ है, आज हमने वायु परिवहन को पढ़ने का निश्चय किया है। और वायु परिवहन जो देखते हैं कि बेसिकली वायु परिवहन है क्या चीज़। आप सभी लोग जानते हैं कि वायु परिवहन सर उसे कहते हैं जो वायु में हम लोग क्या करते हैं, ना पृथ्वी में, ना स्थल में, और ना ही जल में, बल्कि हम ऊपर ऊपर जाते हैं। अब इसमें बात आती है कि सर हम ऊपर ऊपर जाने वाले वाहनों का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए उसका जो यूज होता है वो कई कारणों से यूज होता है। जैसे आप यदि देख सकते हैं तो अधिक दूरी को बहुत कम समय में ट्रेवल करने के लिए हो सकता है, या हम देखते हैं जैसे रेल परिवहन को हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें जहाँ पर पठारी क्षेत्र है, जहाँ पर पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे दर्रे वाले क्षेत्र हैं, वहां पर उसको ज्यादा कॉस्ट लगता है पहुंचाने में। और क्या होता है, बीच बीच में कभी धंस गया, कभी जमीनें धंस गया, कभी इधर उधर पटरी उटरी हो गया, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा समस्या हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं भी हो जाती है। इसलिए अब हम लोग वायु परिवहन का यूज करते हैं। और आप देखेंगे यदि उत्तर पूर्वी वाले राज्यों में तो वहां पर इसको मैंडेटरी ही कर दिया है ना। हालांकि आप इधर वाले राज्यों में देखेंगे तो इधर ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वहां तो आम लोगों के ये जैसे हम लोग आम लोगों के लिए बात करते हैं, जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना, स्कॉर्पियो हो गया, कार हो गया, इसमें ट्रैवल करने के लिए लोग आम लोग भी ट्रैवल कर लेते हैं। उसी प्रकार वह व्यवस्था उधर वाले राज्यों में कर दिया गया है ना। तो आज हम देखेंगे वायु परिवहन को बहुत डीपली पढ़ेंगे, और वायु परिवहन के साथ साथ और कौन कौन सी परिवहन है, जैसे आप टीवी देखते हैं,
एसटीडी वगैरह लगा करके देखते हैं, तो वो किस प्रकार से हम लोग के लिए काम करता है, उन सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, समझे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये तो हम लोग का परिवहन का ये आपको बता दिए। ये देखिए वायु परिवहन है ना, वायु परिवहन हम लोग ने इसको देख लिया था कि समुद्री पतन उतन क्या है। आज देखिए वायु परिवहन को देखेंगे, है ना, वायु परिवहन, वायु परिवहन। और देखिए आज का ये जो वीडियो है आप लोग को वही पुराने वाले समय में ही मिला करेगा, लेकिन इसके बाद लाइव चलेगा। ये क्या है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, और इसके बाद जो है आप लोग को लाइव वीडियो चलेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए वायु परिवहन, और वायु परिवहन को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आज वायु परिवहन तीव्रम है। तीव्रम का मतलब है कि बहुत तेजी से, आप देखिए कहीं भी 10-15 मिनट में, हमको अगर रांची जाना हुआ तो अब यहाँ से 20 मिनट में रांची पहुंचे, हमको दिल्ली जाना हुआ तो 1 घंटा में दिल्ली। लेकिन अगर वहीं आप रेल की बात करें या सड़क की बात करें तो आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, है ना। तो ये क्या चीज़ है कि जो वायु परिवहन है वो क्या चीज़ है, तीव्रम है, क्विकली है, और कैसा है, आरामदायक है, यानी प्लीजेंट है, आरामदायक है वहां पर। और वह प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। प्रतिष्ठित परिवहन का साधन मतलब कि वहां पे ऐरा गैरा अलवा जरवा लोग नहीं जाते, वहां पर देखिएगा प्रतिष्ठित है, यानी उसका कुछ नियम कानून है। आप बिना इनलीगली नियम कानून से आप उसमें ट्रैवल कर ही नहीं सकते। जैसे आप अगर देखिए कि जो रेल को घंटा जाने में क्या कारण है, उसका रेल को घंटा जाने में कारण क्या चीज़ है, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, बिना टिकट के लोग चढ़ जाते हैं। कई लोग हैं कि बीच बीच में तार उसको खींच देते हैं, चैन वगैरह खींच देते हैं, तो बीच बीच में ट्रेन को रोकना पड़ जाता है। तो ये जो है ये उस तरह से नहीं है, ये कैसा है, तो ये प्रतिष्ठित है, यानी इसका इज्जत है ना। और इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों, जैसे अति दुर्गम स्थानों अगर बात करें तो जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलें, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। यानी देखिए जहां पर हमें जाने में अधिक कठिनाई होती है वहां पर यह इजिली पहुंच जाता है। जैसे अगर बहुत समुद्री मार्ग बहुत ज्यादा हो, बहुत अधिक घना जंगल हो, मरुस्थल हो, या ऊंचे पर्वत हो, आप बिलीव नहीं करेंगे कि नेपाल में भी क्या होता है कि वहां पर लैंड करवाया जाता है, जबकि वहां पर ऐसे ऐसे पहाड़ी हैं कि अगर बाई दबे अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो पूरा क्रैश कर जाएगा। तो ये क्या चीज है कि वायु परिवहन को आप जो जहाँ पे डिफिकल्टीज है, यानी वैसे ही रास्ते जहाँ डिफिकल्टीज रास्तों पर भी इसको लेगा जा सकता है, डिफिकल्टीज स्थानों पर भी इसे लेगा जा सकता है, समझे। अब देखिए वायु परिवहन जो है, वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे। और देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वायु परिवहन का अभाव है, कॉस्टली है भाई, खर्चीला भी है ना। और ये ज्यादा आप देखेंगे कि आप अगर बात करें टेम्पू, जो ज्यादा है जिसमें कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो आपको ज्यादा संख्या में देखने को मिलेगा। टेम्पू की बात कीजिए, टेम्पू हर एक घर में आपको एक दो को मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एयर इंडिया, एयरवेज की अगर बात की, ये सब हो पाएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कैसे ये कॉस्टली पड़ता है थोड़ा सा, समझे कैसा है, ये कॉस्टली है। और इसी विषय में आपको तो बोल रहा है कि देश के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जैसे 7 सिस्टर वाले जो राज्य हैं, नागालैंड, कोहिमा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं आप इन सभी राज्यों के बारे में सोचिए, विषय में सोचे, जहां बड़ी नदियां हैं और विक्षीर्ण धरातल है। विक्षीर्ण मतलब बहुत गहराई धरातल है, आपको बीच बीच में ऐसा गहरा धरातल देखने को मिलेगा, और घने जंगल भी हैं, और निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। यहाँ पर निरंतर, निरंतर जो है, निरंतर मतलब लगातार। अब बरसात के समय में हमारे यहाँ तो बरसात में बाढ़ आती है ना, लेकिन वहां पर निरंतर बरसात, निरंतर बाढ़ आती रहती है, समझे। अब देखिए एक सामान्य बात है कि हवाई यात्रा ने इसे अधिक अविभाज्य बना दिया है। अविभाज्य मतलब बोले तो उसके यूजेबल बना दिया। हवाई यात्रा बोले तो आप वहां पर लोग इजीली जा हो सकते हैं, है ना, पहले पहले की अपेक्षा। ये है आपका, ये हवाई जहाज तो आप लोग हेलीकॉप्टर वगैरह तो सबको देखे होंगे, है ना।
अब देखिए यहाँ पर जो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो क्या चीज करता है आप उसको समझिए। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है ना, पी एच पी एच एल क्या करता है, तेल वह प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपघातीय सक्रियाओं में तथा PHHL पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये क्या करता है, तेल वह जो प्राकृतिक गैस है उसको अगम्य व दुर्बल जो क्या है दुर्लभ भूभाग क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वह उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यानी आप देख सकते हैं PHHL पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, इसका भाई क्या काम है, तो इसका जो काम है कि जो उत्पादन है जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, तेल हो गया, इन सभी चीजों को महत्वपूर्ण यानी जहां पर जो दुर्गम स्थल है, जैसे अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर आप लोग को आसान लगता है क्या, बहुत बहुत दुर्लभ स्थल है समझे। वहीं अगर आप उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करता है, जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड हो गया कि आंतरिक क्षेत्रों में क्या होता है, हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये क्या करता है, हेलीकॉप्टर सेवाएं उन लोगों को उपलब्ध करवाता है, समझे। अब संचार सेवाएं, आप इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप इसको भी जान लीजिए, ये क्या चीज़ है, आपको मॉरल एजुकेशन है समझे। मॉरल है आप लोग को समझना जरूरी है, कहीं कहीं है ना नीड पड़ जाती है इसका भी। तो मॉरल एजुकेशन आप इसको भी समझिए थोड़ा सा, ये क्या चीज़ बोल रहा है कि उड़ान, जिसका मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक जो विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली की योजना है, जिसे क्षेत्रीय विमान बाजार में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। आम नागरिक के लिए उड़ान को किफायती बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नागर विमान मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS है ना, क्षेत्रीय कनेक्टिव योजना उड़ान की कल्पना की गई थी कि योजना का मुख्य विचार जो सक्षम नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से एयरलाइनों को क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए क्या होता है कि एक उड़ान का विचार आता है, लोगों को उड़ान योजना आता है, जिसमें क्या चीज कहा जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत तेजी लाएंगे, उसमें इसमें तेजी लाएंगे, और जहां पर जो दुर्गम स्थान है तो दुर्गम स्थानों में भी इसको क्या करेंगे हम वहां तक पहुंचाएंगे, उनको वो क्षेत्र प्रदान करें जिसमें ये क्या कर सके, ये लोग ट्रैवल कर सके, समझे। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है संचार सेवा, संचार सेवा की अगर बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, अभी तो सभी लोग संचार सेवा से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम लोग की बात करें, ये ऑनलाइन क्लास हो गया, या आप लोग टीवी वगैरह में देखते, तो ये सारी चीजें क्या चीज है, ये संचार व्यवस्थाएं से जुड़ी हुई है, समझे। तो ये जो संचार सेवाएं जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ, जब से मानव इतना बोले तो मानव इतना खचरा जानवर है ना, कि जब से ये अवतरित हुआ, यानी जब से अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। यानी जो अलग अलग तरह तरह के जो संचार माध्यम है उनका क्या किया है, तो प्रयोग किया है, समझे। लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। अब देखिए जो कोई पुराने जमाने वाला 11-10 के समय जो नोकिया का मोबाइल रखता होगा,
क्या वो व्यक्ति आपको लगता है कि अभी भी उसी मोबाइल को रखता होगा? तो आप डेफिनेटली नहीं। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज़माना कितना तेजी से बदल रहा है और इस बदलते ज़माने के समय जो ये मानव है अपने समय के सभी संसाधनों का यूज करता है। यानी यहाँ पर देखते, लेकिन जो आधुनिक समय में जो बदलाव की गति तीव्र है, संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाली गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी तक का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार जो है तंत्र विश्व का बृहद है। यानी आप देख सकते हैं कि जो भारत में जो है क्या है, डाक संचार है। पूरे विश्व में जो भारत का डाक संचार व्यवस्था वो बृहद है, बहुत बड़ा चीज है। और हम लोग देखते हैं जो आने वाले जो आधुनिकीकरण में जो वैसे संचार व्यवस्थाएं जैसे टीवी हो गया, मोबाइल वगैरह हो गया, तो लोग इसका क्या कर रहे हैं, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, समूह प्रेस या सिनेमा, इन सभी का लोग यूज कर रहे हैं। समझे? यानी यह क्या चीज है, जो डाक पार्सल है यानी डाक संचार जो है यह पार्सल और निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। यानी जो ये डाक पार्सल जो डाक संचार क्या करता है, तो पार्सल वगैरह को पहुंचाता है और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। अब कार्ड व लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी। जैसे देखिए, आप पहले लोगों को देखते होंगे कि क्या करते होंगे लोग, ऐसे ऐसे कुछ लिखे, यहाँ ये पेज है, ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख दिए, ऐसे ऐसे कुछ लिख दिए, ऐसे ऐसे कुछ लिख दिए, ऐसे ऐसे कुछ लिख दिए, यहाँ पर ये पूरा हम ये पेज है और इस पेज में हम पूरा लिख दिए। अब लोग उसको करते क्या चीज, अब लोग उसको करते थे क्या चीज, देखिए ये क्या चीज है आपका, ये ऐसा कुछ कार्ड वगैरह रहता था, ठीक है। अब इसमें लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से मोड़ देते, इस तरह से लोग इसको मोड़ देते, ये कॉपी है, मोड़ेंगे तो सारा फट जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से मोड़ दिए, बाकी इधर बंद कर देंगे और इधर बंद कर देंगे, बाकी इधर इसका मुंह खुला रहेगा, और मुंह खुला रहेगा तो हम जब इसको लिखेंगे ना तो हम इसी में डाल करके और डाक भेज देंगे। इसको हम क्या कहते थे, इसको पार्सल कहते थे, और ये पुराने समय का माना जाता है। अभी तो बस वही, हाँ हेलो ये जोमेटो वाला इतना बजे यहाँ जाना भाई, बस लोकेशन शेयर कर दिया, हो गया, है ना। तो ये पुराने जमाने का माना जाता था, समझे। अब तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते थे। अब देखिए, आप देखे होंगे पहले क्या होता था, पहले वैसे क्षेत्र जो बाढ़ ग्रहित क्षेत्रों में खाना वगैरह क्या पहुंचाया जाता था, वायुयान से भी पहुंचाया जाता था। आप अभी भी देखेंगे कई न्यूज़पेपर में आपको कभी कभी देखने को मिलता होगा, समझे। ये आप लोग मॉडर्न जमाने के हैं तो आपको ये सब तो पता होना ही चाहिए। और ये सब ये जो आप देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टिकटॉक वीडियो में खाली नचनिया को आप नहीं देखते होंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो पहली श्रेणी की डाक पार्सल समझ जाती थी और द्वितीय श्रेणी की डाक पार्सल में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगनीज शामिल है। पहली श्रेणी के जो डाक पार्सल में आप उसको समझ ले, लिफाफे वगैरह में बंद करके लोग भेज देते थे। अब दूसरी श्रेणी का जो डाक पार्सल उसमें क्या क्या आता है, तो किताब आते हैं, क्या है, रजिस्टर्ड पैकेट, अखबार हो गया, और मैगनीज क्या चीज़ है, मैगजीन शामिल है। अब इस समय क्या होता है, देखिए समझिए, पहले क्या होता था कि ये द्वितीय श्रेणी में ये लोग इसलिए रखते हैं जैसे हमें कुछ आपको सूचना प्रदान करनी है। तो पहली श्रेणी में क्या करते हैं, हमको कुछ इस प्रकार से ये पेज है, इसमें हम कुछ लिखते और बाकी लिख करके आपको हम पार्सल कर देते। लेकिन द्वितीय श्रेणी में क्या हो गया है, द्वितीय क्षेत्र में क्या हो गया है इसको, कि आप इसको लिखेंगे लेकिन आप इसको प्रिंट करवा करके आप डायरेक्ट एक बुक के रूप में रिलीज कर देते होंगे। जैसे आप शुभम सर की बुक देखते होंगे या कई ऐसे टीचर्स का बुक देखते होंगे। तो ये क्या हो रहा, पहले जमाने में शुभम सर क्या चीज करते थे, आपको लिख करके लिफाफा में पैक करके भेज देते। लेकिन अभी क्या चीज़ है, आपको प्रिंट करके और पिनअप पुनअप वगैरह बढ़िया से करके भेजते हैं, है ना। ये क्या चीज़ है, ये व्यवस्थाएं ये जो है द्वितीय यानी द्वितीय श्रेणी के डाक पार्सल में है, समझे। अब देखिए, ये जो है धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते थे। धरातलीय मतलब आप धरातलीय मतलब आप समझ सकते हैं, जो बेसिक चीज है, बेसिक बाजारों के द्वारा पहुंचाया जाता है। धरातलीय आप सोच सकते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ, है ना। अब देखिए, तथा इनके लिए जो स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता था। अब क्या हो रहा है, जब आप देखेंगे 1800
18वीं सदी में देखेंगे, 18वीं सदी में जब मुद्रण संस्कृति आया ना, जब मशीनीकरण आया, तो लोग छापने लगे, यानी छापने लगे। और उधर देखेंगे तो आप जो है, जो पूर्वी यूरोपीय देशों से आने लगा, यूरोपीय देशों से आने लगा, तो वो कैसे समुद्री मार्गों से भी आता था, तो और कुछ क्या चीजें स्थल व जल परिवहन के प्रयोग से भी आने लगा था, समझे। और बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए। इन्हें राजधानी मार्ग या मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल या व्यापार चैनल, बिजनेस चैनल या भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो है इनके नाम है जिसमें तरह तरह के नाम से जाना जाता है। क्या आपको यहाँ तक क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया, बताएंगे? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तब कमेंट बॉक्स में यस करेंगे, अभी नहीं, जब आप लोग के पास वीडियो चला जाएगा तब, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, समझे। यहाँ भी फैक्ट्स आप इसको भी जान लेंगे, इस फैक्ट्स को जानते हुए हम चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन डाल देता है। यूपीएससी जब उतना बड़ा डाल सकता है तो ये तो ये जैक बोर्ड तो या कोई सा बोर्ड तो ये लॉलीपॉप हो जाता है उसके सामने, है ना। तो ये फैक्ट्स को भी आप जान लेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है ना। देखिए यहाँ पे जो डिजिटल भारत एक क्या है, ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए है। आप देखिएगा अब डिजिटल हो गया, आप अभी घर पर हैं और हमारी जो वीडियोस है, जो H2O की वीडियोस हैं या अलग अलग जो क्लासेस चल रही है, वो आप इजीली उसको घर में आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, आप इजीली उसको घर पे देख पा रहे हैं, समझे। और भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी भारतीय प्रतिभा प्लस आईआईटी, सूचना प्रौद्योगिकी प्लस आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। डिजिटल भारत का उद्देश्य क्या चीज है, तो ये क्या चीज है कि उसका जो समझना है, भारत उसका प्रतिभा को समझना है, उसकी प्रौद्योगिकी को समझना है, सूचना प्रौद्योगिकी, और कल के भारत क्या चीज होगा, इन सभी को समझ करके उसमें कैसे प्रतिभा को उजागर किया जाए, इन सारी चीजों को बताना है, दिखाना है, निकालना है, समझे। चलिए अब आगे देखिए, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कॉल बॉक्स लगा हुआ है किसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग और नेशनल हाईवे 48 पर ये कॉल बॉक्स लगा हुआ, आप इमरजेंसी में यहाँ से कॉल भी लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आप आगे देखिए, ठीक है ना, यहाँ देखिए। हाँ हेलो, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या चीज, दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप, यानी आप देखिएगा महाद्वीप, आप ऐसे भी भारतीय महाद्वीप को आप देखते हैं पूरे एशिया में सबसे बड़ा भारतीय महाद्वीप है ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दूर संचार तंत्र में, यानी दूर संचार मतलब दूर वस्तु, यानी दूर से वस्तु, जैसे हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ यानी जो हम झारखंड के
पलामू से आपको पूरे भारत को हम यहाँ से भेज दे रहे हैं ना, कुछ भी हम भेज सकते हैं यहाँ से, है ना। तो ये है दूर संचार तंत्रों में, यानी दूर तक पहुंचाने में जो भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। और नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवाएं से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, यानी नगरीय क्षेत्र में लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 2/3 है ना, यानी 2/3 जो गांव है, 2/3 गांव एसटीडी 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 तो आप लोग सभी लोग जानते हैं भाई साहब, आप लोग सभी लोग जानते हैं भाई साहब, जानते हैं ना। देखिए, अब एसटीडी की बात आती है तो हमको आपको हम एसटीडी के बारे में बता दें थोड़ा सा। क्या चीज एस टी डी एस टी डी और एक क्या होता है डी 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 एस टी डी हो गया और डी डी डी। अब सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग, है ना, क्या चीज सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग। और दूसरा जो होता है डायरेक्ट डिस्टेंस डायलिंग। अब देखिए इसको जो है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एसटीडी, तो बहुत सारे देशों में जो हम लोग एसटीडी का यूज करते हैं, जो किसी भी तार वगैरह का जरूरत नहीं होता है, बाहर डायरेक्ट वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, और वो चीज जो अगल बगल के जो सैटेलाइट में दिखा रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाना प्रारंभ कर देगा, है ना। लेकिन इसी को जो अलग अलग देश में, जैसे यूएई हो गया, यूएई हो गया, या आपको कनाडा हो गया, या आपको कनाडा हो गया, इन सारे देशों में जो इसी का नाम जो है, इसी का नाम ये रख दिया, यानी डी 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 डी, यानी ये जो है यूएई कनाडा में एसटीडी को ही डी डी बोला जाता है, डायरेक्ट डिस्टेंस डायलिंग। यानी ये कितने भी डिस्टेंस रहे तो उसको आप डायरेक्ट डायल कर सकते हैं, है ना। और एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग, है ना। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए आगे जो एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंधन किए गए हैं और पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संभावित विकास से ही संभव हो पाया, यानी आंतरिक जो सैटेलाइट वगैरह के विकास से ही इसका क्या हो पाया, संभव हो पाया है, समझे। अब देखिए आगे, जन संचार मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है, और इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जन संचार, तो जन संचार हमारे लिए क्या काम करता है। आप देखते हैं जन संचार देश में क्या चीज हो रहा है, कहाँ पर कौन सा अटैक हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ पर अटैक किया है, हिंदुस्तान की सेना किसको मार रही है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक कहाँ पर पहुंच गए, क्या हो रहा है चंद्रमा में, आप इसको इजीली जो है घर बैठे देख पा रहे हैं। और ये जो संभव हुआ है वह किससे संभव हुआ है, तो रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें से, ये जो चलचित्र है इसे इसमें सम्मिलित है। और ये जो संभव है सैटेलाइट से ही संभव हो पाया है और जन संचार से संभव हो पाया है, समझे। अब देखिए जैसे आकाशवाणी होती है, यानी ऑल इंडिया रेडियो, ADO, ऑल इंडिया रेडियो, ADR, ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी जब होती है तो राष्ट्रीय
क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेकों वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन जो है देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहद संचार तंत्र में एक है। यानी जब आप देखते हैं कि विश्व में जितने भी बृहद जो बड़े बड़े संचार प्रणाली है उनमें से क्या चीज है, ये जो दूरदर्शन वाले हैं ये क्या चीज है, एक है। समझे, ये एक है। और इसमें आप देखेंगे तो पूरे जहाँ विश्व में, पूरे विश्व में जो है इसमें भारत का स्थान जो है बृहद संचार में भी एक है। पूरे इसमें अगर बृहद संचार के बारे में बात करें तो भारत का स्थान इसमें से एक है ना। आगे देखिए, एक नंबर नहीं है, एक है, यानी इनका भी नंबर आता है ना। अब आगे देखिए, भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा जो सामाजिक या सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू। यानी आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो होता है प्रकाशित होने में उनका बहुत तरह तरह बहुत सारे भाषाओं में क्या होता है, प्रकाशित होता है। लेकिन अगर इसमें से सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाले क्या से, हिंदी। हिंदी में सबसे ज्यादा प्रकाशित होता है। इसके बाद कौन सा होता है, इंग्लिश, उर्दू, इस सब की बारी आती है। समझे, अब आगे देखिए, समाचार पत्र आते ही भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह काम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर्स फिल्म तथा छोटे वीडियो फिल्मों बताता है कि भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। यानी आप देखिए किसी प्रकार से वीडियो फिल्म को प्रमाणित करना है तो इसका अधिकार किसके पास है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ना, प्रमाण बोर्ड के पास उपलब्ध है। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब समझ पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या समझ पा रहे हैं, बताएंगे हमें। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय, अपना राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों में व्यापार, विदेशों में व्यापार, आप उसको समझिए। राज्यों व देशों में जो व्यक्तियों के बीच बहुत सी वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। यानी क्या होता है, देखिए जब राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, जैसे क्या, जैसे जो वस्तुओं का आदान प्रदान हम करते हैं, वस्तुओं को, जैसे अगर हमें किसी वस्तु को चाहिए, जैसे हमें अगर मोबाइल फोन चाहिए या हमें रबड़ वगैरह चाहिए तो हम लोग कहाँ से, खिलौना चाहिए तो हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं। लेकिन वहीं पर चाइना को जो उपयोग वाले वस्तु को हम नहीं दे पाते हैं, वहीं किसी अलग कंट्री को देते हैं। तो ये क्या होता है, आदान प्रदान। और इसी जो व्यवस्था होता है, यानी यही जो व्यवस्था होता है, इसी को कहते हैं हम क्या चीज़, व्यापार कहलाता है। ये व्यापार उसे भी कहते हैं, जैसे हम लोग पिछली क्लास में देखा था विनिर्माण उद्योग में, कि जब कोई वस्तु हम नहीं खरीद पाते और वो जो है किसी दूसरे जगह से ला करके जब हमें बेच देता है तो वह व्यक्ति क्या करता है, व्यापारी कहलाता है ना। यानी बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है और दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब देखिए, जब कभी भी दो देशों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है,
वस्तुओं का खरीद बिक्री हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और यह जो है समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, क्लबों व गांवों में होता है और राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों के मध्य होता है। राज्य स्तरीय व्यापार क्या होता है, जब 2 या अधिक राज्य मिलकर के क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, राज्य स्तरीय व्यापार कहलाता है। अब एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक जो बैरोमीटर भी कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर समझिए, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। यानी आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार हो रहा है, मान के चलिए हम यहाँ पर कोई देश है, यानी ये कोई देश है ना, ऐसा देश तो कोई होता नहीं है, लेकिन आप देखिए ये देश है और ये अपना जो है, ये अपना प्यारा सा भारत है, ये अपना जो है प्यारा सा भारत है, ये अपना जो है प्यारा सा भारत है ना। हालांकि यहाँ पर नक्शा नहीं बना है, लेकिन ये जो भारत है, भारत का अगर व्यापार इससे हो रहा है और इससे हो रहा है, ये वस्तु को खरीद रहा है, जब इसमें कुछ इसके प्रगति इसमें अगर नजर आता है, प्रगति आता है, उसे आर्थिक वैभव का सूचांक, यानी आर्थिक वैभव होता है। इसको जिस सूचांक से मापते हैं, जिस यंत्र से मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर, आर्थिक बैरोमीटर भी कहलाता है। यानी जो सूचांक को मापा जाता है, जो आइडिया को लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक बैरोमीटर, है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर नियमित मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। दूसरे विपरीत, निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। जैसे देखिए, जब हम क्या करते हैं, वस्तु को 100% क्या करते रहे हैं, भेज रहे हैं, निकाल रहे हैं, निर्यात कर दे रहे हैं, और जबकि उधर से हम ला रहे हैं क्या चीज, 20%, तब हम इसको कहते हैं अनुकूल, है ना। तब इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। और जब हम क्या कर रहे हैं, 20% बाहर भेज रहे हैं और 20% के बावजूद 100% उधर से ला रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, असंतुलित असंतुलित या अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और इसको असंतुलित व्यापार कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं अधिक आयात संतुलित व्यापार कहलाता है। ये समझ में आया आप लोग को। अब देखिए आगे, जो विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। यानी आप देखिएगा पूरे विश्व है, विश्व में आप किसी भी क्षेत्र यानी किसी भी खंड या किसी भी आप क्षेत्र को देखेंगे तो उसमें क्या है, भारत का व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरत है। रत्न मतलब हीरा मोती जो हो गया, जवाहरत यानी सोना चांदी जो पहनने वहनने वाला हो गया, ये है। और क्या है, रसायन एवं संबंधित उत्पादक तथा कृषि एवं संबंधित उत्पादक है। अब भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न व जवाहर, आधार वस्तुएं मशीनें, कृषि अन्य उत्पादन शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्या है, सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यानी देखिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी के हिसाब से क्या है, विदेशी मुद्रा तो क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि हमें निर्यात करने में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ निर्यात नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते, आयात करते हैं, यानी उसे खरीदते हैं, लेते हैं, है ना। अब देखिए, पर्यटन एक व्यापार के रूप में, पर्यटन भी क्या चीज़ है, एक बहुत बड़ा व्यापार है। और पर्यटन से बहुत सारे देश जो है कि आज, जैसे मालदीव में क्या चीज़ है बताओ, खाली पर्यटन है। पर्यटन से कितना वो आंख दिखाता है हमें, इलायची दाना वाला देश है और हमें आंख दिखाता है।
और देखिए पर्यटन और एक व्यापार के रूप में, पर्यटन का व्यापार कैसे होता है देखिए, पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप में संलग्न है, यानी 150 लाख, 150 लाख जो व्यक्ति हैं इसमें क्या चीज है, सम्मिलित है, इसमें उलझे हुए हैं पर्यटन में, है ना। अब पर्यटन जो है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन क्या करता है भाई, तो पर्यटन जो है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन मतलब जैसे कोई देखेंगे आप कुछ मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, यानी कुछ कहीं किला वगैरह हो गया, कहीं फोर्ट वगैरह हो गया, कहीं किसी धार्मिक स्थल हो गया, तो वहाँ पर अधिकतर सभी धर्मों के लोग जाते हैं। ऐसा नहीं जिस किसी का भी धार्मिक स्थल है तो लोग वहीं जाते हैं। जैसे जामा मस्जिद में खुद स्वयं सिर्फ मुस्लिम ही लोग नहीं जाते, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। जैसे आप देखेंगे कि हमें भीमबेटका की गुफाओं में पाषाण काल के चित्र हमें देखने को मिला, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पुराने लोग, जो आदि मानव लोग हैं, उन्हें चित्रकारी में इंटरेस्ट था। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब हमें अपने एविडेंस को देखते हैं, एविडेंस को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या थी, और अभी जो किस प्रकार से यूरोपियन संस्कृति हमारे ऊपर थोपा रहा है। तो ये जो तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं, जो हमारे संस्कृति आप समझिए और हमारे संस्कृति के अनुकूल आप चलिए, समझे। और देखिए विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन और पारि पर्यटन और रोमांचिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देखिए जो विदेशी है, विदेश लोग यहाँ कई कारणों से आते हैं। कुछ लोग इलाज कराने आते हैं, कुछ लोग धार्मिक स्थल को देखने आते हैं, कुछ लोग कई कारणों से आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, लाल पीर हरियर भी करने आते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह से लोग आते हैं। अब देश के विभिन्न, यहाँ पर आप देखिए, देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किया जा रहा है। यहाँ ना देखिए, अब देश में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि आप देखिएगा कि यूपी में जो है वहाँ पे राम मंदिर बन गया, लेकिन अगर वहीं पर जहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ था वहाँ पर भी आप मंदिर बना सकते हैं, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, दोनों जगह वो ट्रैवल का जगह हो गया, दोनों जगह पर्यटन का जगह हो गया, है ना। और एक ये नियम कानून ला देंगे कि आपको अगर सिर्फ भगवान श्री राम का अगर दर्शन करना है तो आपको उससे पहले माता सीता माता के दर्शन करना होगा, है ना। तो इस तरह से नियम कानून आ जाएगा तो लोग दोनों जगह दर्शन करेंगे, इससे पर्यटन बढ़ेगा। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर अपार संभावनाएं और पर्यटन बढ़ाने देने का प्रयास किया जा रहा है। और देखेंगे कि वहां पर भी मंदिर बनाया जा रहा है जहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ था, है ना। आप देखिए आगे, ये क्या है, कुछ एडवर्टाइजमेंट है जिसमें देखिए यहाँ जो निकला हुआ कुफरी कुफरी है, बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र ही समेत नई दिल्ली का है ना। अरुणाचल प्रदेश का है विश्वास घाट, बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया, गंगकोटक, कालीकट, ये सब क्या है। अब ये जो अभ्यास प्रश्न आप इसको करेंगे, है ना, और इसको जो है हम लोग जो मैराथन क्लास होता है उसमें हम बताते ही हैं। और इस तरह से जो है आज का चैप्टर जो होता है समाप्त होता है, और आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे हम लोग इसको भी ख़त्म कर दिए। यानी आप देखेंगे कि हमने हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया, हिस्ट्री हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े, पॉलिटिकल साइंस को पढ़े। अब हम लोग का जो जियोग्राफी को भी हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग का जो चलने वाला है वो क्या चीज़ है, अब इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है, अब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स जो है आपका कल की क्लास में स्टार्ट होगा, और कल की क्लास का जो टाइमिंग रहने वाला है वो लाइव सेशन में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो लाइव जो रहेगा
8:30 बजे से रहेगा, ठीक है। 8:30 बजे से रहेगा। आप इस टाइम को दिलो जान जहन में बसा लेंगे और 8:30 बजे जो है एसएसटी की क्लास में आप प्रेजेंट हो जाएंगे, समझे। और ऐसा ही जो होता है मज़ेदार सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी अगली की क्लास को लेकर के इकोनॉमिक्स की क्लास में। और जैसा भी होगा आपको यदि समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।